नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इस एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट की तरफ लगभग हम कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसी से संबंधित कुछ टॉपिक जो हमारे हैं उनको हम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक है, ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है एक विमीय बॉक्स में कण, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक विमीय बॉक्स में कण, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स। एक विमीय बॉक्स का मतलब ये है जिसकी केवल एक ही विमा है, मतलब विमाएं एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती हैं। तीन विमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तीन विमाएं हो सकती हैं, लंबाई चौड़ाई गहराई की तीन विमाएं हो सकती हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई की तीन विमाएं हो सकती हैं। यहाँ पर केवल एक ही विमा है इसमें। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हम मुक्त कण के बारे में बात कर रहे थे। हम यहाँ पर अब लिमिट लगा रहे हैं कि मुक्त कण केवल इतने से इतने एरिया के बीच में हो सकता है, इसके आगे पीछे नहीं होगा। देखिए एक विमीय बॉक्स में कण, एक विमीय बॉक्स में कण, एक विमीय बॉक्स में कण, एक विमीय बॉक्स में कण। देखिए मुक्त कण की स्थिति में अनिश्चितता को देखते हुए माना कि हम इसे एक बॉक्स में बंद करते हैं, इससे उसकी स्थिति के बारे में यह निश्चितता हो जाएगी कि यह बॉक्स की सीमा के भीतर है। मान लीजिए हमने कोई कण लिया और उसको इसके बीच में बंद कर दिया, ठीक है, ये बाहर नहीं जा सकता इससे। अब कम से कम हम एक चीज को निश्चित कर सकते हैं कि कण है कहां। कण कम से कम इसी स्थिति में है, मतलब x बराबर 0 से x बराबर l लंबाई के बीच में कहीं पर कण है, ठीक है। यह बॉक्स की सीमा के भीतर है। माना कि यह बॉक्स एक विमीय है जिसमें एक ही विमा है, वो कौन सी है, l लंबाई की। वह दीवारें अनंत ऊंची हैं। माना कि इसमें m सहंती का एक कण गति कर रहा है। सरलता के लिए यहां यह भी मानते हैं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, अर्थात v बराबर 0, अर्थात इसमें स्थितिज ऊर्जा है ही नहीं, केवल इसमें गतिज ऊर्जा है तथा यह अनवरत गति कर रहा है, लगातार गति कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो नंबर 1, यह कण भी केवल x अक्ष पर गति कर रहा है, अतः इसके लिए भी श्रोडिंगर समीकरण का वही रूप होगा जो मुक्त कण के लिए होता है और इसके दो हल होंगे। देखो ये x कण पर गति कर रहा है तो श्रोडिंगर समीकरण का वही रूप होगा जो एक मुक्त कण के लिए होता है। तो यहां पर इसके दो होंगे, psi1 इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा 2m_e½ जिसको हमने अंडर रूट से लिखा था x अपॉन h क्रॉस। नेक्स्ट देखिए psi2 इज इक्वल टू b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, केवल वही स्थिति है, एक तरफ प्लस की तरफ हो जाएगी, एक तरफ माइनस की तरफ हो जाएगी, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। psi2 इज इक्वल टू b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2m_e½ x अपॉन h क्रॉस। लेकिन यहां हमें तरंग फलन पर सीमा परिस्थितियों को लगाना होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास में जो कण है वो कहीं ना कहीं यहां है, मतलब इन दो सीमाओं के बीच में है। x बराबर 0 से लेकर x बराबर l की सीमा के बीच में कहीं भी हो सकता है। ना तो x बराबर 0 से इस तरफ होगा और ना ही x बराबर l के उस तरफ होगा। दूसरी बात, यहाँ जो v है, मतलब स्थिति ये जो v है इस तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कण इसी जगह पर है जिसके लिए v बराबर 0 है, स्थिति ऊर्जा उसकी लगभग 0 है। ये जो दीवारें हैं ये l लंबाई की हैं, मतलब ये दीवारें l लंबाई की हैं, मतलब दीवारें जो है अनंत लंबाई की हैं, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। यहाँ कोई भी कण जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। यह कण भी केवल x अक्ष पर गति कर रहा है, तो इसके लिए भी हो जाएगा। तो ये तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमें तरंग फलन पर सीमा परिस्थितियों को लगाना होगा जिसमें साई बराबर 0 से x बराबर 0 से बड़ा है, बराबर है, x बराबर 0 हो जाएगा, तथा साई बराबर 0 में x बराबर l। तो दो परिस्थितियां हैं, साई बराबर 0 मतलब यहां पर भी जब x बराबर 0 है तब भी कण नहीं, कण तो बीच में है कहीं, तो ना तो कण यहाँ इस दीवार पर पाया जाए, ना दीवार पर इस पर पाया जाए, इसके बीच में कहीं भी पाया जाएगा, तो इसका मतलब साई की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होगी और यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, ठीक है। यह हम परिस्थितियों को नहीं लगाएंगे तो बॉक्स के किनारे और उसके बाहर प्रायिकता घनत्व साई स्टार साई का मान फाइनाइट हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो हम इसकी परिस्थितियों को लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग psi1 और psi2 द्वारा भी उपयुक्त परिस्थितियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता।
उदाहरण के लिए x0 पर अगर psi1 0 को a और psi1 बराबर 0 को संतुष्ट करने के लिए a का मान 0 होना चाहिए, और यदि a 0 होगा तो psi1 का मान प्रत्येक स्थान पर 0 हो जाएगा, अर्थात psi स्क्वायर का मान प्रत्येक स्थान पर 0 हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक स्थान पर कण की प्रायिकता का घनत्व 0 हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कण इसके अंदर है ही नहीं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने कण को उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ माना है। अब देखो, इन समस्याओं से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करते हैं। psi1 ये था, psi2 ये था, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो psi बराबर a एक्सपोनेंशियल आयोटा 2m e हाफ x अपॉन x क्रॉस प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2m e हाफ x अपॉन h क्रॉस। और अब इस psi पर हम परिस्थितियां लगाते हैं, अर्थात पहली स्थिति यदि x बराबर 0 और psi बराबर 0 हो तो स्थिति में समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा x बराबर 0 और psi बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर a प्लस b, बाकी सब कुछ तोड़ गया इसमें से, तो हम ये कह सकते हैं b बराबर किसके हो जाएगा, माइनस a के। अब इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, b बराबर किसके हो जाएगा, माइनस a के। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, माइनस a, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। और इस परिणाम का उपयोग समीकरण 104 में करने पर यह समीकरण निम्न रूप ले लेगी, मतलब a की जगह पर a है और b की जगह पर हम माइनस a लिख देते हैं, तो psi बराबर a एक्सपोनेंशियल आयोटा रूट 2m e x अपॉन h क्रॉस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा रूट 2m e x अपॉन h क्रॉस। अब देखो, हम ये मानते हैं एक यूलर समीकरण होती है जो ये कहती है e एक्सपोनेंशियल आयोटा x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा x की जो वैल्यू होती है वो 2 आयोटा sin x के बराबर होती है, 2i sin x के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये आयोटा था, ये सारा का सारा x हो गया, ये भी आयोटा था, ये सारा का सारा x हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 sin तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद में ये x के बराबर है तो सारा का सारा यहाँ पर हम रख देंगे। तो psi बराबर 2ia sin, psi बराबर 2ia sin रूट 2m e x अपॉन h क्रॉस बराबर c sin, अब इसको c sin के अंदर बदल लिया, बराबर c sin, इसी को बदला तो ये c के बराबर आ गया, मतलब 2 आयोटा a को हमने c के बराबर मान लिया, तो c sin बराबर c sin रूट 2m e x अपॉन h क्रॉस। अब इस पर दूसरी परिस्थिति लागू करें, अर्थात यदि x बराबर l तो psi बराबर 0, अतः इसके लिए निम्न समीकरण प्राप्त होगा, psi l बराबर c sin रूट 2m e l अपॉन h क्रॉस बराबर 0। अब हमने क्या कर दिया, हमने x बराबर 0 के स्थान पर x बराबर l लिख दिया और psi बराबर 0 मान लिया। ये तो psi उसमें था, यहाँ पर psi l के लिए है, तो यहाँ पर जितनी जगह पर l है x है उतनी जगह पर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, ये किसके बराबर हो गया, 0 के। नेक्स्ट देखिए, अब इस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए हम c का मान 0 नहीं मान सकते, क्योंकि उस स्थिति में फिर वही समस्या आएगी कि कण कहीं भी नहीं रहेगा। अतः इस परिस्थिति को पूरा करने के लिए sin रूट 2m e l अपॉन h क्रॉस इज इक्वल टू 0, यदि किसी sin के पूर्णांक का मान पाई का पूर्णांक गुणज हो तो उसके sin e का जो मान 0 हो जाता है, अर्थात sin प्लस माइनस n पाई इज इक्वल टू 0, और n बराबर यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अर्थात सीमा की परिस्थिति केवल उस स्थिति में पूरी हो सकती है यदि रूट 2m e n l h क्रॉस इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई के बराबर हो और n बराबर 1 2 3 के बराबर हो। ठीक है, अब इसमें देखिए, चूंकि ऊर्जा E का मान n पर निर्भर करता है, अतः E को En द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ n का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थिति में भी जो psi की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है कि कण बॉक्स के भीतर कहीं पर भी ना हो और उसका जो फलन का मान 0 हो जाए। अतः n का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक 1 2 3 आदि हो सकता है। समीकरण 110 का वर्ग करने पर, समीकरण 110 का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, 2m e n l स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर। en बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। तो e को हमने बाहर निकाल लिया, e की वैल्यू यहां से इस तरीके से निकल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, जो h क्रॉस होता है ये h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। h क्रॉस की वैल्यू हमने यहां पर रख दी, h क्रॉस की वैल्यू रखने से क्या बना, n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। en इज इक्वल टू
n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर और n यहाँ पर क्या है 1 2 3 है। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 106 व 110 से ये कौन सी समीकरण है, यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण 110 है और इससे पहले हमारे पास समीकरण 106 थी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन बराबर किसके होता है प्लस माइनस सी साइन n पाई x अपॉन l से। तो समीकरण 106 और 110 तो ये है। 106 हम पीछे देखते हैं, कहां पर देखें, ये समीकरण हमारे पास ये थी सी साइन रूट 2 m e x अपॉन h क्रॉस, और एक हमारे पास जो समीकरण है वो ये है। इन दोनों समीकरणों का जब हम लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन n इज इक्वल टू प्लस माइनस सी साइन n पाई x अपॉन l। और अंतिम परिस्थिति यह है कि बॉक्स के कण में पाए जाने की कुल प्रायिकता का मान 1 होगा। तो इसमें लिमिट बना दी l से 0 के बीच में साइन स्टार साइन dx इज इक्वल टू 1। तो साइन स्टार बराबर प्लस माइनस सी स्टार साइन n पाई x अपॉन l। सी स्टार सी का जो गुना है और उसमें लिमिट l से 0 तक लगी है, तो साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l dx इज इक्वल टू 0। इसका समाकलन l बाई 2 के बराबर है, अतः सी स्टार CL अपॉन 2 बराबर 1। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन l। सी को वास्तविक संख्या मानते हुए हम ये कह देते हैं कि सी बराबर रूट 2 अपॉन l। अब समीकरण 112 का अंतिम रूप हो जाएगा वो किस तरीके से हो जाएगा, देखो समीकरण 112 का अंतिम रूप, ये समीकरण 112 है। अब इसका अंतिम रूप यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी और ये समीकरण क्या आ जाएगी, साई n इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन l साइन n पाई x l। और यहाँ पर n क्या है, पूर्णांक है, यहाँ तक ये समीकरण n बराबर क्या है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातें ध्यान देने योग्य हैं। समीकरण 111 में चूंकि n का मान कोई पूर्णांक हो सकता है, अतः En के कुछ निश्चित मान ही होंगे, अर्थात इस तंत्र में ऊर्जा क्वांटीकृत है। अब देखो यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये है, इसका मान पूर्णांक होगा, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है 1 2 3। तो इसका मतलब 1 के बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया, तो इसका मतलब 1 पैकेट 2 3। तो इसका मतलब फोटॉन जो होंगे वो सतत ना होकर क्वांटा के रूप में चल रहे हैं। और n का जो मान पूर्णांक n जो है इसी को क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखो नंबर 2, ऊर्जा En से संबंधित आघूर्ण मोमेंटम, जो क्लासिकल मोमेंटम इसका px है, उसको निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, px बराबर प्लस माइनस n पाई h क्रॉस अपॉन l इज इक्वल टू प्लस माइनस nh अपॉन 2l। n यहाँ पर 1 2 3 और h क्रॉस h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। डी ब्राउनली समीकरण कहती है px बराबर होता है mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर सदिश राशि नहीं है, अतः अप्रयुक्त मान रखने पर समीकरण 114 इस तरीके से बदल जाएगी, l बराबर l लैम्डा अपॉन 2। अर्थात आधे तरंग लंबाई l में फिट हो जाते हैं या समा जाते हैं और इसकी तुलना एक तनी हुई डोरी के कंपन से की जा सकती है। देखिए यहाँ पर कुछ इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये साई का अकेला डायग्राम है जिसमें n बराबर 3 है, तो एक ऊपर एक नीचे और एक आगे। और ये साई स्क्वायर का डायग्राम है जिसमें तीनों ऊपर है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। एक भी बॉक्स में पाए जाने की प्रायिकता यहाँ पर देखो 0 होगी, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर क्या है सब जगह पर प्रायिकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसके बीच में यहाँ कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। n बराबर 2 के लिए इस तरीके से और n बराबर 3 के लिए नीचे बढ़ा। अब इसके लिए तरंग फलन प्रायिकता घनत्व का मान होता है। फोर्थ है ऊर्जा का न्यूनतम मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता और यह h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है और E0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो E0 की वैल्यू क्या आती है 5.9 into 10 to the power 38 जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन ml। ये 38 नहीं सॉरी 68 है, 5.49 into 10 की पावर माइनस 68 ml माइनस 8 ml। ठीक है, इस तरीके से इसका माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं En बराबर किसके होता है n स्क्वायर E0 के, E1 बराबर क्या होता है 1 स्क्वायर E0 के, E2 बराबर क्या होता है 2 स्क्वायर E0 के और E3 बराबर क्या होता है 3 स्क्वायर E0 के। ठीक है, समीकरण 111 के अनुसार ऊर्जाओं के
जो अनुमत मान प्राप्त होते हैं उन्हें तंत्र के ऊर्जा स्तर कहते हैं। मतलब जो जो हमारे लिए अनुमानित अलाउड वैल्यू है वो सारे के सारे ऊर्जा स्तर हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कण की हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं अथवा न्यूनतम ऊर्जा अवस्था कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि n का मान शून्य माने तो प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन शून्य हो जाएगा, अर्थात बॉक्स के भीतर कण के पाए जाने की जो संभावना है वो शून्य हो जाएगी, अर्थात हम अपने कण को ही खो देंगे और ऐसा कभी संभव नहीं है। तो न्यूनतम ऊर्जा को किस प्रकार से परिकलित किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। किन्हीं दो क्रमिक ऊर्जा स्तरों n और n+1 के ऊर्जा स्तर अथवा ऊर्जा अंतराल को निम्न प्रकार से परिकलित कर सकते हैं। En+1 माइनस En इक्वल टू n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर E0 इक्वल टू 2n+1 E0। समीकरण 116 व 118 से En+1 माइनस En इक्वल टू 2n+1 h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। En+1 माइनस En इक्वल टू 2n+1, यहाँ इसका मान कितना आ गया, इसका जो हमने L का अभी यहाँ पर मान निकाला था, इसका E का वो आता है 5.4 × 10⁻68 जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मान था, और ml की स्क्वायर। ये यहाँ पर En+1 और En का ऊर्जा अंतर आता है, En+1 और En का ऊर्जा अंतर आता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऊर्जा अंतर के संबंधित सारी की सारी चीज थी, किस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक गेंद है जिसके लिए m बराबर 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम की हमारे पास एक गेंद है, वह 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक बॉक्स में रखी गई है। इस प्रकार का एक बॉक्स है जिसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर है। बताइए कि इसकी ऊर्जा के क्वांटीकरण को प्रेषित किया जा सकता है या नहीं यदि यह 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही हो। मतलब इसका द्रव्यमान भी 1 ग्राम है, 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक बॉक्स में रखी गई है, यदि यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो क्या इसके क्वांटीकरण को प्रेषित किया जा सकता है या नहीं, तो इसको देखते हैं। E1 बराबर, या E की वैल्यू कैसे निकलती है, 5.49 × 10⁻68 जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर दिया गया है। m बराबर 1 ग्राम, या इसको हम कह सकते हैं 1 × 10⁻³ किलोग्राम। L बराबर 10 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 0.1 मीटर। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, 5.49 × 10⁻68, देखो जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स s-2 सेकंड स्क्वायर अपॉन ml होता है, अपॉन इसके ml होता है तो ml का स्क्वायर करना है हमको। तो देखो एक तो L की वैल्यू तो ये आ गई, m की वैल्यू तो ये आ गई, L की वैल्यू ये इसका स्क्वायर कर दिया। तो E1 इज इक्वल टू 5.49 × 10⁻63 जूल। इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 0.001 किलोग्राम इनटू 0. अब देखो ये क्या है, m की वैल्यू, ये है v की वैल्यू दे रखा है उसने, वेग ये रहा बराबर En होता है। En बराबर कितना हो गया, 5 × 10⁻⁸ जूल। क्वांटम संख्या n स्क्वायर को कैसे ज्ञात करते हैं, n स्क्वायर बराबर En अपॉन E1। En की वैल्यू 5 × 10⁻⁸ जूल है और E1 की वैल्यू 5.49 × 10⁻63 जूल है, बराबर कितना हो जाएगा 10⁻55, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 3 × 10⁻27। n के इस मान के आधार पर दो ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर या ऊर्जा अंतराल को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा E बराबर 2n+1 E0 बराबर 3 × 10⁻27 + 1 5.49 × 10⁻63 जूल बराबर 3 × 10⁻35। अतः इस तंत्र के क्वांटीकरण को देखने के लिए हमें 5 × 10⁻8 जूल और 5 × 10⁻8 ± 3 × 10⁻35 जूल ऊर्जाओं में भेद करना होगा। और यहाँ तक मतलब इतने छोटे मान तक हम सामान्य तौर पर विभेदीकरण नहीं कर सकते, अतः इस तंत्र के क्वांटीकरण को प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तंत्र को कैसे प्रेक्षित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में तो कुछ खास नहीं है हमारे, आपको केवल ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है और उसका 3 तरंग समीकरणों में किस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में बात करेंगे और फिर इसका 3 अलग अलग समीकरणों में पृथक्करण कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये है श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अंदर कैसे ज्ञात होगा, उसको आपको केवल तरंग समीकरण पता होनी चाहिए।
हाँ जी, ये देखिए, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल एक समीकरण के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक वगैरह सबको जोड़ने के बाद में जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए वो ये होती है 1/r² del r r² del psi upon del r plus 1/r² sin theta del d theta sin theta del psi del theta plus 1/r² sin² theta del square psi upon del phi square plus 8 pi square mu upon h square e plus z e square upon r psi is equal to 0। तो ये समीकरण आपको याद रखनी है। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जो तीनों गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों पर आश्रित होती है। अब देखो, हम तीनों अलग अलग जगह पर हम इसका पृथक्करण करेंगे, किस तरीके से होगा। देखिए, तीन समीकरण तीनों अलग अलग निर्देशांकों पर कैसे। सबसे पहले फाई के सापेक्ष, दूसरे जो समीकरण है इसमें आर के सापेक्ष और तीसरी थीटा के सापेक्ष, तीनों में अलग अलग प्रकार की चर राशियां। तीन समीकरणों में पृथक्करण कैसे हो जाएगा, देखो, इसी का पृथक्करण करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड डी फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। इसमें फाई है केवल, ठीक है, फाई समीकरण है जिसमें एक चर राशि फाई है, तो इस समीकरण को क्या बोलते हैं, फाई समीकरण बोलते हैं। दूसरी समीकरण रेडियल समीकरण है। रेडियल समीकरण में आर के सभी घटक है, आर अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर माइनस बीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 0। ये दूसरी समीकरण है जिसको हम रेडियल समीकरण कहते हैं, इसमें चर राशि केवल आर है। तीसरी थीटा समीकरण जिसमें एक चर राशि थीटा है, 1 sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल y अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा माइनस m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है जिसको थीटा समीकरण कहते हैं, अर्थात ये हमारी फाई समीकरण है। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, रेडियल समीकरण, और इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, थीटा प्रकार की समीकरण। केवल आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण कौन सी होती है और उससे संबंधित अलग अलग प्रकार के निर्देशांकों पर, मतलब आर के लिए, फाई के लिए और थीटा के लिए इस समीकरण को तीन निर्देशांकों में किस प्रकार से बांटा जाता है। तो एक बार इस समीकरण को आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या समीकरण है और किस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। एक बार मैं इस समीकरण को रिपीट कर देता हूं, 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डी साई अपॉन डी डेल आर प्लस 1/r² sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर साई इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम अलग अलग निर्देशांकों पर लेकर जाते हैं, तो वो तीनों कौन कौन से हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0 फाई समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशि केवल एक ही है फाई, बाकी सभी फिक्स है, इसीलिए इसको फाई समीकरण कहते हैं। यहाँ पर चर राशि आर है, 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर माइनस बीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 0। और तीसरी थीटा समीकरण है 1 sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा sin थीटा डेल y डेल थीटा प्लस बीटा माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू 0। तीन समीकरण तीन अलग अलग जगह पर बांटी गई, हमारे सिलेबस में इसका व्युत्पन्न वगैरह नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए समीकरण, और दूसरी उसके बाद में तीन समीकरणों में इसका परिवर्तन कैसे होता है। ये समीकरण है हमारे सिलेबस में। अब हम बात करते हैं इनके क्वांटम संख्याओं के बारे में कि क्वांटम संख्या यहाँ पर क्या है और उनका महत्व क्या है। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। देखिए, चर राशियों के तीनों पृथक समीकरण, जिसमें फाई समीकरण है, जिसमें रेडियल समीकरण है और जिसमें थीटा समीकरण है, इनका हल निकालने पर तीनों क्वांटम संख्याओं से संबंधित तीन समीकरणें प्राप्त होती हैं। फाई समीकरण का हल है z फाई इक्वल टू 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा m फाई। यहाँ पर m क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3।
यहाँ m चुंबकीय क्वांटम संख्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन का व्यवहार प्रदर्शित करती है। z अवयव के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है, जिसके संभावित 3 मान होते हैं mh/2π। थीटा समीकरण 143 का हल है। y थीटा बराबर 2l + 1/2 इंटू l माइनस m l प्लस m p m cos थीटा। यहाँ l बराबर 0 1 2 3 4 आती है और m बराबर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 है। l के प्रत्येक संगत मान के लिए m की वैल्यू -1 से 0 से -l से 0 और +l तक होती है, तो इसके कुल मान कितने हो जाएंगे 2l + 1 हो जाएंगे। यह दिगंशी क्वांटम संख्या है। उपरोक्त दोनों फलनों z समीकरण 144 और y थीटा समीकरण 145 कोणीय तरंग फलन है, इनके दोनों के गुणनफल को गोलीय हार्मोनिक्स बोलते हैं। x ln थीटा फाई इक्वल टू y ln थीटा डॉट z m फाई। त्रिज्या समीकरण 141 का हल इस प्रकार से निकलता है, तो r पदाक्षर है क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसको त्रिज्या तरंग फलन समीकरण कहते हैं। यह समीकरण त्रिज्या तरंग फलन समीकरण होती है, त्रिज्या तरंग फलन होता है। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो z का मान है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या का मान है फिक्स होता है 0.29 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु को श्रोडिंगर तरंग समीकरण से 3 क्वांटम संख्याएं कोणीय तरंग फलन और त्रिज्या तरंग फलन प्राप्त होते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से 3 तो क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती हैं, कोणीय तरंग फलन प्राप्त होता है, त्रिज्या तरंग फलन प्राप्त होता है। तीनों क्वांटम संख्याओं के मान और पारस्परिक संबंध को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? त्रिज्या या मुख्य क्वांटम संख्या, त्रिज्या या मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3 धनात्मक है। दिगंशी या कोणीय क्वांटम संख्या l बराबर 0 1 2 आदि n - 1 तक l के कुल मान कितने होते हैं n। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है ये होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये होती है -l से 0 होते हुए +l तक, तो m के कुल मान कितने होते हैं 2l + 1। l बराबर 0 और 1s है, तो m बराबर 0 1 s कक्षक, l बराबर 0 और 1 है, 0 - 1 0 + 1 1 s और 3 p कक्षक। देखो इसका 0 आ गया s, इसके 3 p आ गए। यहाँ पर अगर l बराबर 3 है तो इसमें m के मान क्या हो सकते हैं 3s के लिए तो 0 आ जाएगा, p के लिए -1 0 और +1 आ जाएगा, d के लिए 5 हो जाएंगे, तो 1s हो जाएगा, 3p हो जाएंगे, 5d कक्षक हो जाएंगे। उसके बाद में अगर l बराबर 4 होता है, n बराबर 4 होता है, तो n में देखो 4 में क्या होता है 4s में, इसका सीधा मतलब है 1 में केवल 1s होता है, 2 में 2s भी होता है, 2p भी होता है। उसके बाद 3 में 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। 4 में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है, वही चीज यहाँ पर है। 4s में 0 1 के लिए -1 0 + 1, d के लिए 5 और f के लिए 7, तो 1s हो गया, 3p हो गए, 5d हो गए, 7f हो गए। इसमें ये सारे कक्षक आएंगे, इसमें इतने कक्षक आएंगे, इसमें इतने कक्षक आएंगे और इसमें इतने कक्षक आएंगे, तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर दे रखी है। इस प्रकार समीकरण 130 क्वांटम संख्या के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है ψnlm। n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, l यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या, m यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। r थीटा फाई बराबर rnl rylm थीटा zm फाई। ये समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। तीनों क्वांटम संख्याओं की ऊर्जा से क्या संबंध है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों क्वांटम संख्याएं, उनकी ऊर्जाओं से संबंध, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। इसी के साथ हमारी यूनिट ये फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे हम नई, जो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें। तब तक आप एक वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।